Morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. साइंस पढ़ा के क्या मैथ सर? साइंस पढ़ाऊं क्या पढ़ाऊं? अच्छा, साइंस पढ़ाओ सर, या तो लास्ट पीरियड में पढ़ाना, लास्ट पीरियड में पढ़ाना साइंस। अभी पढ़ा मैथ देता हूँ का लास्ट चैप्टर लास्ट में तो अब मैं खत्म जल्दी ही कर दो सर। चैप्टर कौन सा? ये वो वाला, वो तो हो गया ना खत्म। फर्स्ट फर्स्ट हो गया। हाँ हो गया वो तो खत्म। वो तो एक्सरसाइज, हाँ हाँ वो दे देना। चलो साइंस देखते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा था कि लिक्विड में क्या लिक्विड स्टेट होती है, फिर सॉलिड स्टेट हमने देख ली थी। दो स्टेट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। अब हमारी थी गैसियस स्टेट्स। गैसियस स्टेट को हम देखते हैं क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होती है। तो मैं शेयर करता हूँ आपको टेक्स्ट बुक। तो देखो गैसियस स्टेट क्या होती है। हैव यू ऑब्जर्व द बलून सेलर फिलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ बलून फ्रॉम अ सिंगल सिलेंडर ऑफ गैस। तो देखो बहुत सारे बलून, जो बलून सेलर होता है वो गैस वाला सिलेंडर लेकर आता है, उसमें अंदर गैस डालता है और बलून को फुलाते जाता है। इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। तो कितने बलून फुला सकता है या कितने बलून में हवा भर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन सिलेंडर। कौन सी गैस होती है उसमें, ये उन्होंने पूछा है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है कि टेक 300 ml सिरिंज। जो सिरिंज होती है आपकी 100 ml की, वो लीजिए एंड क्लोज देयर नोजल्स बाय रबर कॉक, और उनके ऊपर रबर कॉक लगा दीजिए। ठीक है ना, एज शोन इन फिगर। ठीक है, ये एक सिरिंज है और पीछे हमने रबर कॉक लगा दिया। ठीक है, इधर की साइड ये यहाँ पर एक सिरिंज है 100 ml की, पे हमने रबर कॉक लगा दिया। फिर रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द सिरिंज। सिरिंज पीछे से पिस्टन वो जो दबाने का होता है वो निकाल दिया। और लिविंग वन सिरिंज अनटच, फिल द वाटर इन द सेकेंड पीस। ठीक है ना, एक सिरिंज में हमने वाटर भर दिया। ठीक है, एंड नहीं रिमूव किया है, या रिमूव द पिस्टन फ्रॉम द ऑल द सिरिंज, लिविंग वन सिरिंज अनटच। एक सिरिंज ऐसे ही रखो, दूसरे में वाटर भरा और तीसरे में चाक के पीसेस भरे। ठीक है, तीनों में एक खाली रख दी, दूसरे में वाटर भरा, तीसरे में इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज। यू में अप्लाई सम वेस्लिन ऑन द पिस्टन। पिस्टन पर हम वेस्लिन लगा देंगे ताकि वो स्मूथ मूवमेंट करे। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट पुशिंग द पिस्टन इन इस सिरिंज। तो अब हम कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन विच केस द पिस्टन इजीली पुश्ड अप। सर मैं कहूँ, हाँ सर गैस वाले पिस्टल में मतलब हमें उतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स ज्यादा मतलब हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाएंगे। हाँ, लिक्विड में कम, फिर लिक्विड फिर में थोड़ा कम, और सॉलिड में तो सॉलिड, नहीं होगा। हाँ सॉलिड में बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो नॉन कंप्रेसिबल मैटर होते हैं। तो वी ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू सॉलिड। तो एंड लिक्विड, द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है वो एक गैस होती है, उसको हम कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसीलिए उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। जैसे हम उसमें से गैस को बाहर निकालते हैं, वो लिक्विड से फिर से गैस में, मतलब प्रेशर हट जाता है तो वो फिर से गैसियस फॉर्म में आ जाती है। तो सिलेंडर दैट वी गेट इन आवर होम फॉर कुकिंग और ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल इन सिलेंडर इज कंप्रेस गैस। जैसे जो सिलेंडर ऑक्सीजन के लिए दिया जाता है ना, उसमें भी कंप्रेस करके भरा जाता है, पानी मिलाया जाता है, पानी के फॉर्म में होती है वो। तो जैसे ही वहां से बाहर आती है वो, उसमें से प्रेशर हटता है उसके ऊपर से, वो फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम यहाँ पर तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जैसे सीएनजी होती है इस फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू स्मॉलर सिलेंडर।
हम छोटे से छोटे सिलेंडर में उसे डाल सकते हैं। तो वी कम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग देयर बाय द स्मेल दैट रीच अवर नोस्ट्रिल। तो देखो हम कैसे पता चल जाता है कि खाना पका है कि नहीं पका है, तो बाय द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, बाय द स्मेल ऑफ फूड। हाउ डज द स्मेल रीच अस? तो वो जो मूवमेंट होता है सर गैस हमने पढ़ा पार्टिकल, था ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए हाँ वो डिफ्यूज जल्दी होते हैं। हाँ, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में देखेंगे डिफरेंस, तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, ज्यादा होता है, वो अपने को बांध के रखते हैं एक दूसरे को, तो वो ज्यादा दूर तक नहीं फैल सकते हैं। बट जो गैसियस पार्टिकल है उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत कम होता है, ठीक है ना, और वो ज्यादा बांध के नहीं रख सकते, तो जब भी हम उनको ऐसे ही फ्रीली छोड़ देंगे तो वो गैसियस पार्टिकल कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम, जैसे एक मैंने एक वो इंसेंस स्टिक का एग्जांपल दिया था, हम एक कोने में, या परफ्यूम का एग्जांपल, परफ्यूम आप एक कोने में लगाओगे तो स्मेल पूरे रूम में आ जाएगी वही, तो उसका डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें इन्होंने बोली है। In a gaseous state, the particle move about randomly at high speed due to its random movement. The particle hit each of the also wall of the container. अब जिस कंटेनर के अंदर गैस को रखा जाता है, ठीक है ना, वो वहां पर उसके पार्टिकल क्या करते हैं, एक प्रेशर लगाते हैं, मतलब बार बार उस पर जाके टकराते हैं, तो उस टकराने के कारण क्या आता है, प्रेशर। जैसे हमारे, अगर आपने देखा होगा बैंड में जो ड्रम होता है, ड्रम पर हम मारेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो मतलब वहां पर लगाएंगे तो प्रेशर एक्सर्ट होगा और उसके कारण साउंड जनरेट होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर होती है। तो दिस प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। हम फोर्स लगाते हैं एक यूनिट एरिया पे, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया प्रेशर, हम आगे पढ़ेंगे प्रेशर, आप लास्ट ईयर भी शायद आपने पढ़ा होगा 8th में, ठीक है ना। ये एक ए 1 यूनिट एरिया है, मतलब 1 मीटर, 1 मीटर। तो इस पर जितना प्रेशर लगाएंगे उसको जितना फोर्स लगाएंगे, फोर्स, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो 1 यूनिट एरिया में, मतलब 1/1 क्रॉस 1 के एरिया में जितना हमने फोर्स लगाया वो उसका प्रेशर होगा, उसको हम बोलेंगे प्रेशर। तो जिस भी कंटेनर में लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे पार्टिकल, तो इसीलिए वहां से प्रेशर जनरेट होगा। तो आप जब भी जैसे बलून को फुलाते हो, तो बलून के अंदर जो गैस डालते हो आप, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी, तो उसके कारण क्या होती है, वो उसके पार्टिकल्स बलून की वॉल पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं और उससे प्रेशर जनरेट होता है, इसीलिए वो प्रेशराइज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सॉलिड लिक्विड, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास में होते हैं और उनका मूवमेंट इतनी जल्दी नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो लिक्विड में वो मूवमेंट कर सकते हैं, थोड़ा गैप होता है, और गैसियस में बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है क्योंकि उनके बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। तो एबीसी शोज द मैग्निफाइड स्कीमेटिक पिक्चर्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ पर अलग अलग मैटर्स की स्टेट्स दी हुई है। चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास मतलब कितना हमारा मास है और एक वॉल्यूम में, तो उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक वॉल्यूम में, 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम में जितना हमारा मास होगा उसको हम हमारी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जैसे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। जैसे 1 kg मास लिया हमने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है ना, उसका 1 kg मास यूज होता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में, ठीक है। तो इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या होती है, लगभग लगभग 1 होती है, एग्जैक्ट 1 नहीं होती है वाटर की, बट क्या होती है, 1 के अप्रॉक्स होती है वाटर की डेंसिटी। फिर जो बर्फ होती है, बर्फ मतलब आइस, आइस का मास कम हो जाता है, ठीक है, वॉल्यूम के कम, इसीलिए वो फ्लोट करती है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वो दूसरी डेंसिटी वाले लिक्विड पर फ्लोट करेगी, ठीक है ना। जैसे बर्फ क्या करती है, फ्लोट करती है पानी में, क्यों, क्योंकि बर्फ की डेंसिटी, आइस की डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू वाटर। वैसे ही हम देखेंगे ऑयल, ऑयल क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है ना, फ्लोट करता है, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी कम होती है किससे, वाटर से। तो जो डेंसिटी जिसकी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा, जिसकी डेंसिटी ऊपर रहेगी वो ऊपर फ्लोट करता रहेगा,
ठीक है ना। जब हम पानी में कूदते हैं तो हमारी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए हम डूब जाते हैं अंदर। ठीक है, तो डेंसिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जब हम उसको पढ़ेंगे आगे बहुत जगह पर काम आने वाली डेंसिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे किसकी डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी बताओ। एयर की। एयर की होगी या एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी। ठीक है ना, चिमनी से, तो एयर से भी ज्यादा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी उसकी होगी, क्या सर, प्लीज या रिपीट एयर करो। की होगी, या हनी की होगी, या वाटर की होगी, या चॉक की होगी, या कॉटन की होगी, आयन की होगी। तो हम डेंसिटी में सर देखें तो प्लीज रिपीट। इनको इनकी डेंसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताने। डेंसिटी, तो सर वो क्या कहते हैं, हानि की ज्यादा होगी हाँ, सबसे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दबानी, तो सबसे कम एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, है ना, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, फिर उसके बाद वाटर, कॉटन। नहीं कॉटन, कॉटन। कॉटन तैरता है पानी के ऊपर, फिर वाटर, फिर वाटर के बाद चौक, आयन और हनी बचा। तो फिर चौक की होगी या आयन की या हनी की, तो हनी की तो सबसे ज्यादा होगी, या आयन की सबसे ज्यादा होगी। हनी की फ्लोट करेगी, थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, ठीक है ना, सबसे ज्यादा आयन की होगी। तो चौक की, हम चौक और हनी में हम चौक की मान लेते हैं कि कम होती है, फिर उसके बाद हनी की होती है, और सबसे ज्यादा आयन, क्योंकि आयन को जैसे ही डालोगे वो अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आयन, फिर हनी, फिर चौक, फिर वाटर, फिर कॉटन, मतलब इस टाइप से। तो एयर की सबसे कम होती है तो वो ऊपर ही रहती है। समझ में आया। डेंसिटी सबसे कम किसकी होगी, एयर की। एग्जॉस्ट मतलब एग्जॉस्ट में क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जैसे कुछ डस्ट एग्जॉस्ट पार्टिकल्स। मतलब सर वो जो रूम की जो डर्ट होगा हाँ, और वो तो सब वो होगा, क्या होता है, इसलिए वो वो कम थोड़ा होगा। थोड़ा भारी होता है इन कंपैरिजन टू एयर, तो वो एयर से नीचे रहेगा। फिर कॉटन, कॉटन तो पानी पे फ्लोट करता है, मतलब वाटर से ज्यादा डेंसिटी तो हो नहीं सकती उसकी, तो कॉटन की डेंसिटी, बट जैसे आप पानी में मिक्स करोगे वो वाटर को क्या कर लेगा, अपने अंदर कंज्यूम कर लेगा, बट इसका मतलब ये नहीं। ठीक है ना, पहले वो फ्लोट करेगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे गीला होकर वाटर को अंदर लेगा और फिर डूब जाएगा। तो कॉटन की इन कंपैरिजन टू वाटर से ज्यादा होती है, कम होती है, सॉरी, तो तभी तो फ्लोट करता है। फिर वाटर की आएगी, फिर चॉक, हनी एंड आयन। तो ये डेंसिटी हम देख सकते हैं। अब टेबुलेट द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर। मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कौन कौन सी पढ़ी थी। शेप होता है, डेफिनेट शेप होता है, साइज, साइज एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है। फिर वॉल्यूम, स्टेट, वॉल्यूम का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है सॉलिड का, ठीक है ना। लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। फिर हमने देखा था मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये सब चीजें इन कैरेक्टर्स के बेसिस पर हम यहाँ पर एक टेबल बना सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। रिजिडिटी क्या होती है, रिजिडिटी क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजिडिटी। सर रिजिडिटी मतलब वो ऑब्जेक्ट कभी भी, मतलब जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं, मतलब वो कभी अपना शेप नहीं छोड़ते। हाँ, रिजिड होते हैं मतलब कैसे होते हैं, कठोर टाइप से। होते हाँ, एकदम। जैसे एकदम मैं अगर किसी पत्थर को अगर काटने की कोशिश करूंगा तो कटेगा नहीं, वो टूट जाएगा बट कटेगा नहीं, बिखर जाएगा वो छोटे, तो इसको बोलते हैं रिजिडिटी। कंप्रेसिबिलिटी मतलब दबाना। किसी भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है किसकी, गैस की। फिर फ्लूइडिटी, फ्लूइडिटी मतलब फैलना, जैसे वाटर फैल जाता है, गैस फैल जाती है, फ्लो करना, ठीक है ना। फिलिंग अ स्पेस कंटेनर, फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिर शेप, फिर काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट में डेंसिटी। इनके ऊपर आपको कमेंट लिखना है कि ये चीजें होती क्या है, हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द एग्जांपल। फिर रीजंस बताने कि एक गैस फिल कंप्लीटली द वेजल इन विच इट इज केप्ट। जिस भी वेजल में आप रखोगे गैस उसको फील कर देगी, क्यों। उसके मॉलिक्यूल्स बहुत मतलब ऐसे हैं। हाँ, बिकॉज उसका मॉलिक्यूल मूवमेंट बहुत ज्यादा होता है, तो इसीलिए वो उसी का शेप एक्वायर कर लेगी जिस कंटेनर में हमने उसको रखा है, और वो फैल जाएगी।
A gas exert pressure on the walls of container. गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है किसी भी कंटेनर की वॉल पे। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे आपका ट्यूब, ट्यूब के अंदर हवा भरी जाती है, तो हवा के कारण उसका वो प्रेशर लगाती है और वो फूलता जाता है। बलून, बलून में जैसे हम हवा भरते हैं, गैस भरते हैं, वो उसकी वॉल पर प्रेशर लगाती है और वो बड़ा होता जाता है, फूलता जाता है। ठीक है। अब वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, क्यों? क्योंकि वो रिजिड होता है और उसके मॉलिक्यूल्स भी कड़क, मतलब हाँ ऐसे जो। हाँ, और उसका शेप चेंज नहीं होता है, उसका फिक्स्ड मास होता है, मतलब उसका वेट भी चेंज नहीं होता है। ठीक है ना, इसीलिए वी कैन इजीली मूव अवर हैंड इन एयर बट डू नॉट सेम थ्रू द सॉलिड ब्लॉक। हम अपने हैंड को मूव कर सकते हैं एयर में, जैसे यहाँ पर आसपास एयर है तो मूव कर सकता हूँ, बिकॉज बिकॉज ड्यू टू द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है, इसीलिए हम हाथ मूव कर सकते हैं। बट सॉलिड के पार्टिकल्स या उनके बीच में क्या नहीं होता है, स्पेस नहीं होता, इसीलिए हम सॉलिड के अंदर नहीं करते। हम उस पर जब भी करेंगे तो वो उसको ब्रेक करेगा। ठीक है। यस सर। फोर्थ क्वेश्चन, लिक्विड जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, इसीलिए वो उसमें डूब जाते हैं। बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन द वाटर, फाइंड आउट व्हाई। आइस भी एक सॉलिड होता है, तो ऐसा क्यों होता है बताओ? लेकिन सर सोचो। वो वाटर में ना, हाँ, वाटर आइस का के, ही फॉर्म। हाँ वाटर का ही फॉर्म है, बट वो सॉलिड फॉर्म है ना, तो सॉलिड की डेंसिटी तो ज्यादा होती है, बट आइस की डेंसिटी कम क्यों हो गई वाटर से? सोचो सोचो, सोचने वाली बात है। तो देखो इसमें क्या होता है जब प्लीज हम, रिपीट। हाँ हाँ फिर से रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पर आइस जो, ठीक है ना, आइस जो होती है वो सॉलिड फॉर्म होता है वाटर का। तो हमने अभी पढ़ा है कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड से ज्यादा होती है, तो वाटर हाँ सर, लिक्विड है। मैं कहूँ इसका रीजन। हाँ बोलो। सर ये जो आइस होता है वो अपने आसपास एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, उसके अंदर होता पानी ही है, पर हाँ आजू बाजू की जो लेयर होती है वो केज लाइक होती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी लो हो जाती है पानी से, और हाँ वो एक, फ्लोट करता है। हाँ एक ये भी है, और ये भी है, जब वो आइस कन्वर्ट होती, वाटर जब कन्वर्ट होता है आइस में, तो उसके बीच में जो गैप्स होते हैं छोटे, जैसे लिक्विड में गैप्स होते हैं आपको पता है, तो उनमें एयर क्या हो जाती है, एयर ऑक्यूपाई कर लेती है। वो जब वो बीच का स्पेस जो है ना वो एयर ऑक्यूपाई कर लेता है और वो ऊपर से केज बना देता है। तो उस एयर ऑक्यूपेशन के कारण उसका जो क्या होता है, डेंसिटी है वो वाटर के कंपैरिजन में लोअर हो जाता है। एयर की डेंसिटी हमें पता है, कोई भी गैसियस की डेंसिटी लिक्विड के फॉर्म इन कंपैरिजन में कम होती है, तो उसके अंदर गैस फॉर्म हो जाती है। ठीक है ना, आपने देखा होगा जब भी कि जब हम आइस को निकालते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है, निकलता है, तो वो किसके कारण, CO2 के कारण निकलता है। तो वो उसके अंदर एयर फॉर्म हो जाता है, इसीलिए वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। फिर भी एक बार मैं इसको पढ़ लूंगा कि ये जो मैंने आपको आंसर बताया वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है ना, हम इस पर एक देखेंगे कि क्यों होता है इसलिए। तो आगे अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पर नेट पर या कहीं पर सर्च करके, आप कल आप सर्च करना, आप भी और मैं भी। कैन मैटर चेंज इज इट्स स्टेट, स्टेट चेंज होती है मैटर की? हाँ स्टेट चेंज कर सकते हैं हम, जैसे वाटर को हम लिक्विड क्यों को नहीं कर सकते हाँ सर? हाँ हीटिंग से, कूलिंग से, दोनों से कर सकते हाँ, हैं। तो जैसे सॉलिड को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आइस को हम किसमें, लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर लिक्विड को हम गैसियस फॉर्म में भी कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में भी कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना। और फिर जैसे हमने देखा LPG, पेट्रोलियम गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। चलो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं हम। What happened inside the matter during the change of state? What happened to particles of matter during the change of state? How does this change take place? We need to answer this question. क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये हम सब चीजों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो राइट हैंड साइड में इन्होंने एक दिया है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर।
तो सबसे पहला जो चेंज होने का कारण है, देखो दो तीन चीजें हैं जिनके कारण चेंजेस मैक्सिममली हम चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो फोर्स प्रेशर लगाने के कारण और एक टेम्परेचर चेंज करने के कारण। इन्हीं के कारण क्या होती है, मैक्सिममली हम स्टेट्स चेंज करने को देखते हैं। तो देखो एक यहाँ पर क्या लिया, टेक अबाउट द 150 ग्राम ऑफ आइस इन अ बीकर एंड सस्पेंड अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, दैट इज अ बल्ब इज इन इट द कॉन्टेक्ट विथ आइस, आइस के कॉन्टेक्ट में रहता है, और उसको हमने लगा दिया इस टाइप से। फिर नीचे से बर्नर लगाकर उसको गर्म किया आइस को, और ग्लास स्टीरर से उसको स्टीर करते रहे, मतलब हिलाते रह रहे। तो यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। फिर हम देखेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो आइस है वो कन्वर्ट हो जा रही है सॉलिड फॉर्म से लिक्विड वाटर में, ठीक है ना। तो दिस इज द कन्वर्जन ऑफ आइस टू वाटर, ठीक है ना। और फिर उसको और गर्म करेंगे तो वो वाटर से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। धुआं निकलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। पानी को उबालने देखते हैं अपन। तो स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन अ लो फ्लेम, नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट मेल्टिंग, नोट द टेम्परेचर व्हेन ऑल द आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। फिर आपको और उसका टेम्परेचर बताना पड़ता है जब वो वाटर से वाटर प्रेशर सॉरी वेपर वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है, तो उस टेम्परेचर को भी आपको नोट करना है कि किस टेम्परेचर पर वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। On increasing the temperature of the solid, the kinetic energy of the particle increase। जैसे जैसे हम सॉलिड का क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उसकी काइनेटिक जो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती जाएगी। ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग देन ग्रेटर स्पीड, ठीक है ना। ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट होना स्टार्ट होंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, जो उनके बीच का फोर्स है वो उसको ओवरकम कर जाएंगे और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जो उनके बीच को मतलब वो एक दूसरे को पकड़ कर रख रखे थे, उस टेम्परेचर वो जो फोर्स है वो फोर्स सपोज 10 है, तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो उस जो काइनेटिक एनर्जी का फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा 10 से। तो इस कंडीशन में द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, तो इस कंडीशन में जो पार्टिकल्स बांध के रखे थे एक दूसरे से, वो अब अपनी पोजीशन को क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे, अपनी पोजीशन छोड़ना स्टार्ट कर देंगे और वो फ्रीली मूव करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो इस स्टेज में जैसे ही वो पोलेगी मतलब वो पहुंचेंगे पार्टिकल्स, वो अपने आप को लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। पार्टिकल का फ्री मूवमेंट जब भी स्टार्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर, तो वो सॉलिड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएंगे किस स्टेट में, लिक्विड। जैसे कि किसमें होता है हमारा आइस में। बट ये आपने देखा होगा कि आइस को कम टेम्परेचर देना पड़ता है, मतलब आइस के बीच में जो कांटेक्ट ऑफ फोर्सेस होता है पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, तो उसको थोड़ा सा ही टेम्परेचर देंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। वहीं हम बात करें किसी और दूसरे सॉलिड की, ठीक है ना, तो उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका जो पार्टिकल्स के बीच का फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो अब ये अब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप पढ़ोगे आगे जाके तो देखेंगे। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट, तो उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जहां पर सॉलिड अपना मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है आपको पता है, क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? नहीं पता है? सर्च करना क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितनी वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो देखो यहाँ पर इन्होंने डेफिनेशन दी है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इंडिकेशन द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। इन्होंने बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट वो बताता है कि कितना फोर्स था पार्टिकल के बीच में, उससे ज्यादा फोर्स अब लग रहा है काइनेटिक एनर्जी द्वारा, तो इसीलिए वो पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड, मतलब पार्टिकल मूवमेंट जारी हो जा रहा है और मूवमेंट के कारण वो सॉलिड स्टेट से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। तो देखो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन। अब हमने केल्विन का यूज क्यों किया और डिग्री सेल्सियस का यूज क्यों नहीं किया बताओ? देखो यहाँ पर बहुत सारी मेजरमेंट यूनिट्स होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। वाई वी यूज केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस?
हम ये तीन, जैसे अब मेरे को अगर मेरा फीवर चेक करना है या मेरे बॉडी टेम्परेचर को चेक करना है तो मैं फ़ारेनहाइट का यूज करता हूँ। बट मुझे जैसे अगर कोई भी लेबोरेटरी में काम करना होता है तो मैं केल्विन का यूज करता हूँ। वाई? सर क्योंकि ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज केल्विन। एसआई यूनिट तो आपकी केल्विन होती है, तो मैं मेरा बॉडी का टेम्परेचर केल्विन में क्यों नहीं चेक करता हूँ, फ़ारेनहाइट में क्यों चेक करता हूँ? ये क्यों हो रहा है ऐसा? सर क्योंकि केल्विन का जो मेजरिंग लेवल होता है वो बहुत हाई होता है। मतलब मैं समझा नहीं। हेलो, तो मैं समझा नहीं आपने क्या बोला। मेजरिंग पॉइंट बहुत हाई होता है मीन्स इसका मतलब समझाओ, देन आई एग्री विथ यू। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें, फ़ारेनहाइट की बात करें और केल्विन की बात करें, तो जब हमारे नॉर्मल टेम्परेचर की हम बात करेंगे तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि अभी टेम्परेचर 40 डिग्री है, 60 डिग्री है। बट जब हमें इसका मेजरमेंट एक एक अपन बोलते हैं ना एक्यूरेट लेवल पे करना होता है, जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर में 37 और 38, 38 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 37, तो इनके बीच में भी मुझे पता करना होगा। 37 और 38 एक ही लग रहा है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा है, बट मुझे इसको थोड़े छोटे छोटे और पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मैं एक्यूरेटली जान पाऊं कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा। तो उससे छोटी यूनिट, मतलब उससे भी, जैसे हम बात करें डेसिमल में, हमने देखा था कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लेंगे और 1 सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर, तो हम और अच्छे से उसको एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं। वैसे ही सेंटीग्रेड को अगर हम मान ले कि वो किलोमीटर वाली यूनिट होती है, ठीक है ना। जैसे अब मुझे यहाँ से निकालना है कि मुझे अगर मेजर करना है कि यहाँ से अहमदाबाद कितना है तो मैं किलोमीटर में मेजर करूंगा। बट मुझे अगर मेजर करना है अपने ही घर के अंदर कि यहाँ से मेरी चेयर कितनी डिस्टेंस पे रखी, तो मैं मीटर का यूज करूंगा। यही मुझे अपनी चेयर के ऊपर या अपनी टेबल के ऊपर मेजर करना है कि यहाँ से मेरा लैपटॉप कितनी डिस्टेंस पर, तो मैं सेंटीमीटर का यूज करूंगा। तो क्या कर रहे हैं हम, एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूनिट को क्लासिफाई करते जा रहे हैं। तो इसी टाइप से 37 और 38 डिग्री टेम्परेचर अगर मैं सेल्सियस में लेता हूँ तो मेरी बॉडी में मुझे पता ही नहीं चलेगा 37.5 है कि कितना है। तो इसको हम एक्यूरेटली मेजर करने के लिए बॉडी के टेम्परेचर को हम फ़ारेनहाइट वाली यूनिट यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमें ज्यादा एक्यूरेटली पता चलता है। बट जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं तो हमें और एक्यूरेटली या प्रिसीजन चाहिए होता है, किसमें, टेम्परेचर में, कि हम अच्छे से मेजर कर पाए कि वो वन, अगर वन भी इंक्रीज हो रहा है तो हम पता कर पाए कि वो वन कितना होता है। तो इसीलिए हम केल्विन का, मतलब अगर हम ये सोचें, किलोमीटर को कंपैरिजन कर सकते हैं हम डिग्री सेल्सियस से, मीटर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं फ़ारेनहाइट से, एंड मिलीमीटर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं या सेंटीमीटर को हम कंपैरिजन कर सकते हैं केल्विन से। मतलब किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट, तो इधर हम मान सकते हैं 37 डिग्री, जो डिग्री सेल्सियस है वो सबसे बड़ी यूनिट होती है, उसको हम छोटी यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट। 1 डिग्री सेल्सियस आपने कभी मेजर किया है कितने फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है? कभी भी आपने मेजर किया है कि 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? तो एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लास्ट ईयर, क्या पढ़ा है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9, ठीक है ना। अगर हमें इसका कैलकुलेशन करना है कि 1 डिग्री सेल्सियस कितना होता है, तो 1 रख दो यहाँ पर। अब इसको हम फ़ारेनहाइट में मेजर करेंगे तो 9 इधर चला जाएगा, 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू F। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 प्लस ये हो जाएगा 10, 160 F। तो 169/5 कितना होगा, अप्रोक्सीमेटली 53, है ना। बच्चे 53 या 54, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली 54 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। मतलब अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है मेरे इसमें टेम्परेचर, अगर मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 से 38 हो जाता है, मतलब 54 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है मेरा। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप से 54 डिग्री तो नहीं बढ़ पाएगा, बट एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है
और अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, इधर 1 इंक्रीज हुआ तो इधर कितना इंक्रीज होगा वो देखना होगा हमें। तो अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 इंक्रीज होगा। कुछ होगा नहीं, यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस इतना है, 2 डिग्री सेल्सियस निकालो आप, तो 2 डिग्री कितना होगा अप्रोक्सीमेटली 18, और ये 18 हो जाएगा, और 160 मतलब 178, तो 15 दो हो जाएगा, 5 20 50 25 55, मतलब इधर 1 इंक्रीज हो रहा है तो इधर 2 इंक्रीज हो रहे हैं। कितने इंक्रीज हो रहे हैं? 56 के आसपास होगा, ठीक है ना। 53 डिग्री सेल्सियस करोगे तो कुछ 58 या कुछ 2 के अप्रॉक्स, मतलब 58 या 59, मतलब यहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो रहा है तो उधर 2 डिग्री में मेजरमेंट 2 पॉइंट समथिंग में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हमने थोड़ा छोटा यूनिट कर लिया उसको, ठीक है। तो ये इस टाइप से आप अगर आप देखोगे तो 37 डिग्री जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, वो 98 के आसपास होता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है ना। आप जैसे आपने देखा कि 101 हो गया, तो मतलब इधर टेम्परेचर कितना हुआ होगा, 39 के आसपास पहुंचा होगा, 38 पॉइंट समथिंग कुछ या 39 डिग्री। तो इधर 4 या 5 इंक्रीज हो, इधर 3 ही इंक्रीज हुआ है, या 105 मान लिया तो हमने 6 इंक्रीज हुआ, तो इधर 39 पहुंच जाएगा। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि हम एक्यूरेटली मेजर कर पाते हैं हमारे टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में। तो इसीलिए अलग अलग यूनिट्स रखी गई है। तो सबसे जो बेसिक यूनिट है एसआई यूनिट हमने यूज की है केल्विन, क्योंकि हम उसमें मोर एक्यूरेटली किसी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, so where does the heat energy go? ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि हमने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सॉलिड है, मतलब आइस है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। तो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होने को हम फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिघलना, फ्यूज होना, ठीक है ना। और उस पॉइंट को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो उस स्टेट में अगर सॉलिड स्टेट पर अगर कोई टेम्परेचर है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो एनर्जी है, वो हीट एनर्जी जो निकली, वो गई कहाँ? ठीक है ना। तो वो कहाँ चली गई बताओ? कंडेंस हो गई सर, कंडेंस। So you must observe during the experiment of melting that the temperature of system does not change after the melting point is reached till all the ice melt. This happen even though we continue the heat the beaker. This is we continue to supply the heat. तो जो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है? तो the heat gets used to up in the changing state of overcoming the forces. उस फोर्स को ओवरकम करने के लिए वो हीट यूज हो रही है। As that heat energy absorbed by ice without showing any rise in temperature. जो हीट एनर्जी थी वो ऑब्जर्व कर ली गई है आइस के द्वारा, मतलब आइस ने ऑब्जर्व कर ली बिना टेम्परेचर चेंज किए, ठीक है ना। टेम्परेचर चेंज हुए बिना ही वो आइस में ऑब्जर्व कर ली। इट इज कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन, और हमने मान लिया कि वो हीट क्या हो गई, हीट एनर्जी हिडन हो गई into the content of the beaker and it is known as a latent heat। और उस हीट को क्या बोलेंगे हम? latent heat, जो दिखाई नहीं देती है बट वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है, दैट इज हिडन एनर्जी। लेटेंट का मतलब होता है हिडन, ठीक है ना। तो लेटेंट हीट क्या होती है? एक हिडन एनर्जी होती है। तो यहाँ पर द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि हमें उसका मेल्टिंग पॉइंट पता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट तक हम उसको लेकर आए, मतलब उस टेम्परेचर पर लेकर आ गए। जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 270, मतलब देखिए तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है 273 पॉइंट समथिंग कुछ, वो टेम्परेचर फिक्स कर दिया मैंने। अब 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड मतलब 1 kg आइस को अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस पर? वाटर में। तो जितनी हीट उसने ली है, जो हीट हमें दिखाई नहीं दे रही है, कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा ना हीट वो। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो हीट वो ले रहा है किसमें? उसके मेल्टिंग टेम्परेचर पर आइस से वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसी हीट को बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जो दिखाई नहीं देती है। तो
particles in water at 0 degree Celsius 273 Kelvin have more energy as compared to particle in ice. देखो सेम टेम्परेचर है, तो जो पार्टिकल आइस है, आइस के पार्टिकल उनमें मूविंग जो मूवमेंट होता है वो कम होता है, और सेम उस टाइम पर वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर उनका मूवमेंट ज्यादा होता है। तो वो मूवमेंट ज्यादा करवाने के लिए तभी तो आइस किस में कन्वर्ट होगी, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी आइस भी होती है और वाटर भी होता है। तो उस 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस क्या होती है, कन्वर्ट होती है वाटर में। तो उस वाटर की एनर्जी को अगर हम देखें तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और आइस की कम होती है। तो आइस क्या करता है, कुछ काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एज ए फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, हीट लेता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में। तो वो उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। When we supply heat energy to water, particles start moving faster. तो जैसे हम उसको हीट देंगे मतलब काइनेटिक एनर्जी देंगे, तो पार्टिकल्स का मूवमेंट बढ़ जाएगा। At the certain temperature, a point reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction. तो एक टाइम ऐसा होगा जब पार्टिकल का मूवमेंट इतना तेज हो जाएगा तो वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था ना उसको भी ब्रेक कर जाएंगे। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग टू गैस। तो इस टेम्परेचर पे तो हमने मान लिया कि वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस की वाटर वेपर्स और 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर दोनों होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर भी होता है और वाटर वेपर्स भी होता है। तो वाटर वेपर्स का जो पार्टिकल मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है ना। 100 डिग्री पे वाटर का जो गैस में कन्वर्जन होता है, उसकी गैस में कन्वर्जन के टाइम पे जो हीट लेगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर भी होता है, वाटर वेपर्स भी होती है। तो वाटर वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, वाटर की कम होती है। तो उस वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जितनी हीट लेनी पड़ेगी उस हीट को क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ, क्या बोलोगे, लेटेंट हीट बोलोगे उसको, बॉइलिंग या ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। तो यहाँ पर शायद देंगे वो, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट द, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। एंड बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी थ्रू द चेंज इनटू द वाटर वेपर्स। तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। उस टाइम पर जो हीट ऑब्जर्व करेगा, मतलब वो ऑब्जर्व नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको, कंज्यूम करेगा या जो भी करेगा, जो हीट रहेगी, Absorb. हाँ एब्जॉर्ब, सॉरी एब्जॉर्ब करेगा, तो उस हीट को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बट वो हीट हमें दिखाई नहीं देती है, वो सीधे उस पार्टिकल के मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। जो हीट हम सप्लाई करते हैं वो एक हीट होती है कि वो, जैसे हमने 101 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 101 डिग्री सेल्सियस पे तो हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे, तो वहां पर हीट जो मिलेगी उसे वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं होगी। 101 पर जो हीट देंगे वो उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन नहीं बोलेंगे। बट 100 डिग्री सेल्सियस पर वो वाटर से लिक्विड, वाटर से गैस में चेंज हो रहा है, और जब उस टाइम पर वो हीट ले रहा है उसको ही बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है ना। तो 1 kg होगा या 1 लीटर होगा, 1 लीटर वाटर को जब हम उसके बॉइलिंग टेम्परेचर पर किसमें कन्वर्ट करेंगे, वाटर से गैसियस फॉर्म में, तो उसे बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा या एब्जॉर्ब करेगा उस टाइम, उसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और उसके बाद की हीट को अलग हीट बोलेंगे, उसको लेटेंट हीट नहीं बोलेंगे। So we infer the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. तो ये जब आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दोनों अच्छे से समझ में आएंगे। We have learned the substance around the changes state on the solid state from, तब यहाँ पे solid से gaseous form में या solid से liquid, liquid से gaseous, तो इसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग मेथड्स होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके चलो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तो 10 मिनट बाद देखते हैं कि क्या होता है, कौन कौन सी मेथड्स होती है, ठीक है।